अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटलाइट के इस खास प्रोग्राम में हम आपको लेके जाएंगे बराह रास्त फलस्तीन और वहां पे गाजा में मौजूद इंसानी हकूक के कारकुनों से बात करेंगे। आज भी वहां बमबारी हुई है, 200 से ज्यादा लोग हलाक हुए, जिसमें से 59 बच्चे हैं, 35 खवातीन हैं। इजराइल में 10 लोग हलाक हो चुके हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं। हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में एक रिपोर्ट और उसके बाद आपको लेके जाएंगे बराह रास्त गाजा। I'm only 10. I just want to be a doctor or anything to help my people, my kid. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान तकरीबन 11 दिनों से पुरतशद्दुद झड़पें जारी हैं। इन हमलों में अब तक 200 फलस्तीनी शहीद और 1300 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। मशरकी बैतुल मक़दिस, गजा की पट्टी और गरब उर्दन में रहने वाले इजराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान तनाव हमेशा रहता है, मगर इस बार ये इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस साल के शुरू में मशरकी यरूशलेम में मरकजी अदालत ने यहूदी आबादकारियों के हक में इन फलस्तीनियों को शेख अल जारा में घरों से बेदखल करने के फैसले को बरकरार रखा। अदालत के इस हुक्म के बाद से वहां इसराइली फौज काबिज है और यरूशलेम के कदीमी मोहल्ले शेख अल जारा से इन फलस्तीनी खानदानों को उनके आबाई घरों से निकालने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ये मुजाहिरे पूरे फलस्तीन में फैल गए और इनमें शिद्दत उस वक्त आई जब इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों पर हमला कर दिया और झड़पें शुरू हो गयीं। इनमें 53 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइल के मुताबिक 15 अप्रैल को गजा से हमास की तरफ से अब तक 1500 रॉकेट दागे जा चुके हैं। मई के शुरू से ही मशरकी यरूशलेम में शेख अल जरा की गलियों में फलस्तीनियों और यहूदी आबादकारों के दरमियान लगातार कशीदगी चली आ रही है। इस कशीदगी का पस मंजर ये है कि यहूदी आबादकारों की जानिब से फलस्तीनी खानदानों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और फलस्तीनियों को अपने ही आबाई घरों से बेदखल होने का खतरा है, जहां पर वो 1948 से आबाद हैं। जबकि दूसरी जानिब इसराइली सुप्रीम कोर्ट में 10 मई को इन फलस्तीनियों को उनके आबाई घरों से बेदखल करने के केस की समाअत होनी थी, लेकिन यरूशलेम में जारी कशीदगी के दरमियान ही हुकूमत के मशवरे पर इसे मुलतवी कर दिया गया। तल अवीव के करीबी शहर लूत में इसराइल की तरफ से नस्ली फसादात के बाद हंगामी हालत नाफिज कर दी है। 1966 के बाद पहली मर्तबा इसराइली हुकूमत ने फलस्तीनियों के खिलाफ हंगामी हालत का ऐलान किया है। एक दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया गया और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फौरी तौर पर पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने की जरूरत पर जोर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन, नॉर्वे और ट्यूनिस ने कोशिश की थी कि सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जंगबंदी के लिए एक और बयान जारी किया जाए, ताहम अमेरिका ने इस पर एतराज किया, जिसकी वजह से जंगबंदी की करारदाद भी मंजूर न हो सकी। 15 अप्रैल को व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को दूसरी मर्तबा फोन किया और इसराइल को यकीन दहानी कराई कि वो हमास और दीगर मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ यरूशलेम के दिफा के लिए उठाए गए इक़दामात की मुकम्मल हमायत करता है। नाज़रीन, अब आपको बराह रास्त गाजा लेके जाते हैं, जहां हमारे साथ हैं राजी सुरानी, जो वहां के इंसानी हकूक के वकील हैं। वो इंसानी हकूक सेंटर के बानी हैं। उन्होंने फलस्तीनियों कैदियों पर इजरायलियों की तरफ से जो बदतरीन तशद्दुद किया जाता है, इस पर हमेशा आवाज उठाई है। उन फलस्तीनों के केसेस लड़ते रहे हैं जो जुला वतन किए गए हैं। वो इजरायली जेलों में भी कैदियों के हकूक के लिए लड़ते रहे हैं और गैर जानिबदार क्रिटिक इस तनाव के, इस कॉन्फ्लिक्ट के समझे जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा वो इंटरनेशनल फेडरेशन बराए इंसानी हकूक के नायब सदर रह चुके हैं। कई बैनुल अक़वामी अवार्ड्स से उनको नवाजा गया है, जिसमें से राइट लाइवलीहुड अवार्ड है, जो आम तौर पे नोबेल इनाम का मुतबादिल समझा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और प्रोग्राम के बकिया हिस्से में हमें महमूद नवाजा भी ज्वाइन करेंगे, जो इंसानी हकूक के कारकुन हैं, उनसे भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले आपसे बात करती हूँ राजी सुरानी। थैंक यू सो मच राजी सुरानी साहब, गाजा से हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। वी नो दैट गाजा, हमें मालूम है कि गाजा में बमबारी हुई है। फ्रॉम गाजा दैट इट इज बीइंग बॉम्ब। जस्ट रेड क्रॉस की इमारत को नुकसान पहुंचा है और कोरोना की वाहिद लेबोरेटरी को भी नुकसान पहुंचा है। आप अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं? Thank you so much. It's quite an honor to be with you. शुक्रिया, आपसे और पाकिस्तानियों से बात करना मेरे लिए काबिल फख्र है। Through you. Well, Gaza for the last गजा पिछले 9 दिनों से बुरी तरह इजरायली जाहिलियत का शिकार है। Subject to unprecedented Israeli offensive
बदकिस्मती से इसराइली फौज के पास जदीद असलहा है। वो आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, उनके घरों पर हमले कर रहे हैं, रिहायशी टावर्स को निशाना बनाया जा रहा है, सहाफियों की इमारतों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन, बैंक और क्लिनिक, हर जगह पर इजरायली हमले कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक जंग के दौरान आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, लेकिन इसराइलियों के नजदीक गजा के 22 लाख लोगों की कोई हैसियत नहीं। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये शर्मनाक है, ऐसे जुराइम दिन की रोशनी में हो रहे हैं। It's unprecedented. It's big shame. It's big और ये सब कुछ पिछले 9 दिनों से हो रहा है। At the daylight, and this is continuing on for the 9th consecutive day. In your mind, आपके ख्याल में इजरायली फौजी कैसे जंगी जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं? क्योंकि आप बैनुल-अक़वामी कानून के बारे में भी जानते हैं और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक के इदारों से भी मुंसलिक रहे हैं। Well, as I said it, international law, international humanitarian law is there to protect civilians at the time of जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि बैनुल-अक़वामी कानून जंग के दौरान आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। At the time of war, not peace. And ये उनका फर्ज है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। Targets. It's the civilians. इसराइल जो कुछ कर रहा है वो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। If they are targeting अगर इसराइल हमास मज़ामती तहरीकों और दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेता है तो हमें कोई मसला नहीं। We have no problem with that. It's special rules of engagements. वो करना चाहे तो करे, लेकिन वो आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ये जंगी जुराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं, हर जगह ये हो रहा है और सारी दुनिया इसको देख रही है। 24 hours a day. पहले दिन से इसराइल गजा में यही कुछ कर रहा है। Mr. Surani, one of let me play the devil's advocate. मुझे डेविल एडवोकेट का किरदार अदा करने दें। The Israeli army says is that in these buildings, इजरायली फौज का कहना है कि जो इमारतें गिरी हैं इनमें हमास की लीडरशिप छुपी हुई थी। is hiding in these buildings. So one of the things that they said that they have shown इनका कहना है कि हमने अमरीकी क़यादत को सबूत भी दिखाए that हैं Hamas leaders were hiding in the कि buildings अल जजीरा और एपी के दफातर में हमास की लीडरशिप छुपी हुई थी। Offices were like Al Jazeera and Associated Press. That's totally untrue, unfounded, and these allegations, everybody knows. बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई सबूत नहीं, इसराइल के इल्जामात के बारे में हर कोई जानता है। अगर मैं किसी तरह मान भी लूं, जैसा कि इसराइल कह रहा है कि इन इमारतों में हमास की लीडरशिप छुपी हुई थी, पहले इनका नाम बताएं, हमें बताया जाए वो कौन है, आपने इनको कब मारा। International media offices. You are talking about American. उन इमारतों में बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी मौजूद थे। अब अमरीकियों, यूरोपियन और अफ्रीकन न्यूज एजेंसियों की बात कर रहे हैं। ये पेशावर लोग हैं, काबिल इज्जत सहाफ़ी थे। इन इमारतों से मीडिया के दफ्तर को खत्म करने का मकसद ये था कि इसराइल हक़ाइक़ को छुपाना चाहता था। like Jazeera or Shuruq or Jawhara Tower. और लोगों को बताना चाहता था कि जो वो कह रहा है वो दुरुस्त है। They want to dominate what they say. Mr. Surani, बैनुल-अक़वामी बरादरी के रवैये पर आपका क्या कहना है? आपकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से क्या तवक्कुआत हैं? First, I think what had happened at the Security Council, big shame. पहले मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। सिक्योरिटी काउंसिल का नाम दुनिया में अमन कायम रखना है।
what's happening, war crimes, crimes against humanity, persecution. यहाँ पर फलस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा है, इंसानियत को मलियामेट किया जा रहा है और आप एक बयान नहीं दे रहे। ये शर्मनाक है। This is a big shame. We are subject to death and destruction. हम पर इसराइली पायलट अमेरिकी जहाजों पर अमेरिकी बम गिरा रहे by हैं। the American bombs and by the Israeli pilots. This is a big सिक्योरिटी काउंसिल shame का ये रवैया how the शर्मनाक है। Security Council function. On the other side, we have दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तहकीकात कर रही है और हमने सबूत जमा करवाए हैं। Madam Fatou Bensouda decided on that May 5th this year, and we have enough files there. I understand that मैं समझती हूँ कि तमाम फलस्तीनियों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। मिस्टर सुरानी, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे महमूद नवाजा, जो इंसानी हकूक के कारकुन हैं। बराह रास्त हम बात कर रहे हैं गाजा के इंसानी हकूक के कारकुनों से। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम गाजा से जुड़े हुए थे। राजी सुरानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब हम आपको लेके जाएंगे वेस्ट बैंक रमला, जहां पे हमारे साथ हैं महमूद नवाजा, इंसानी हकूक के कारकुन हैं, पैलेस्टीनियन नेशनल बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस कमेटी के जनरल कोऑर्डिनेटर हैं। और ये जो तहरीक है बैनुल अक़वामी तहरीक है, अदम तशद्दुद पर यकीन रखती है और इजरायली कब्जे की मजम्मत करती है। BDS जिसको कहा जाता है, इजरायली को इंसानी हकूक की पामाली और बैनुल अक़वामी कवानीन की दीगर खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराना चाहती है और 1948 की जंग में खो जाने वाले खानदानी इमलाक में फलस्तीनी पनाह गजीरों के वापसी के हक का दफा करते हुए फलस्तीनी हकूक के लिए वकालत और अदम तशद्दुद की मुहिम में मसरूफ है। महमूद जो है जुलाई में 2020 में इजरायली पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया था और बगैर किसी इल्जामात के 19 दिन जेल में रखा था। इज दिस द नॉर्म? आर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मामूल में भी इंसानी हकूक के कारकुनों को बगैर किसी इल्जामात के फलस्तीन से गिरफ्तार कर लिया जाता है? I'm based in Ramallah. I'm talking to you from Ramallah now. मैं रमल्ला में हूँ और आपके साथ रमल्ला से बात कर रहा हूँ। From the first, Israel is an इसराइल नस्ल परस्ती की हुकूमत कायम की हुई है। imposing to Palestinian इसराइल फलस्तीन पर हर किस्म का गलबा हासिल करना चाहता है और ये सिलसिला 1948 से जारी है। imposed to all Palestinian people, whether they are in Gaza, in the West Bank, Jerusalem, and इंसानी हकूक के हामियों को बुरी तरह दबाया जा रहा है। and abuses against human rights defenders. 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी कैदी इसराइल की जेलों में हैं। Palestinian political prisoner in the Israeli prisons, and Israel is continuing. इसराइल इंसानी हकूक के हामियों को दबा रहा है। Under no laws. कोई कानून को नहीं रोक रहा और इनको कई साल जेलों में रखा जा रहा है। For years, I mean, renewing that administrative detention every 6 months. The Americans have obviously not blocked a joint statement asking for a ceasefire by the United Nations. Do you feel that there will be a ceasefire very soon? What is it that the Palestinians want? And I'll ask the same question of Mr. Surani when I go back. What is it, the long-term solution for Palestine? We want the U.S. not to be complicit with Israel, because the U.S. is the number one supporter for the Israeli crimes against अमेरिका ने हमेशा हमारे ऊपर होने वाले मज़ालिम पर इसराइल को सपोर्ट किया है। One solution, the minimum requirement of any political solution, and the Israeli occupation and discrimination, and the किसी भी सियासी मसले को हल करने की पहली शर्त यह है कि गैर कानूनी कब्जे को खत्म किया जाए। फलस्तीनी महाजिरीन वापस आए, ये वो शराइत है जिनके तहत मसाइल के हल के लिए बातचीत हो सकती है। Determination, whether a one state or a two state solution, and this is how it should be, and this is the long term that should be done, whether by Palestinians or by others, and then we can be on a मसले का हल है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक कौम या दो कौमें इस मसले को हल करेंगी। इसराइल हमें मजबूर कर रहा है कि एक ही कौम की तरह इस मसले को हल करे। वो हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है, हमारी नस्ल कुशी कर रहा है। Our land, and this is ethnic cleansing. They are ethnic cleansing Palestinian, but now after this intifada, all Israeli plan will come to an end. Alright, Mr. Surani, नवाजा साहब, आप ये भी कह रहे हैं कि सबसे पहले जूइश सेटलमेंट्स को खत्म किया जाए, इजराइल की तरफ से सेटलमेंट्स को खत्म किया जाए। मैं सुरानी साहब की तरफ वापस जाऊंगी। आप नवाजा साहब से इत्तेफाक करते हैं कि जूइश सेटलमेंट्स का खात्मा किया जाए? We want this aggression to stop.
We want these crimes to stop. This is, top priority. This cannot continue as such. And we want an end for this criminal belligerent occupation. And we are entitled to our self-determination, which is the unalienable rights of the Palestinian people, as UN resolutions all, and as the world community, said that. We want to have our self-determination in Gaza, West Bank, including Jerusalem, with the unalienable rights of the Palestinian people. We cannot have any compromise on that. We want urgent need, it's enough. 73 years of Nakba, 54 years of criminal occupation, and war crimes happening day and night. Mr. Surani, there is a court case going on some of the occupation in the Central Coast in East Jerusalem. Do you have any expectations from the courts that currently exist in your territory? Well, I'm a lawyer, and I'm doing this for the last 45 years in Palestine, and I represented thousands of people in the Israeli courts, from magistrate court to the High Court of Justice. The Israeli legal system provide legal cover for the organized systematic war crimes perpetrated by the state and occupation of Israel to the Palestinians. That's why we don't trust at all this racist legal system who gives the Israelis, the Jews, justice, and this cannot be given at all to Palestinians. What you say is very, very important. Mr. Nawaja, I'd also like to ask you, and of course Mr. Surani as well, but Mr. Nawaja first, you are human rights activists. I believe that there have been travel bans against you. You have not been allowed to travel outside. How restricted is your movement as human rights activists working in your territory? Thank you for this question. Just to clarify something before this question. Even if there is a one-state solution, or a two-state solution, dismantling the settlement is part of ending the Israeli settler colonialism regime. So the settlement must be dismantled for any political solution. On the BDS movement, Israelis try to criminalize the movement everywhere, whether in the US or in Europe. And they are imposing a travel ban to BDS activists and the leadership. And they are also imposing banning to human rights activists and other organizations that support the BDS movement from entering Palestine. So Israel, because it considers BDS as a strategic threat, it's like now supporting $100 million of US dollars to criminalize the movement everywhere. And we know that this is part of the resistance, and this is how Israel is trying to stop our resistance, and it will fail all the time, as it is failing now in the Western country, and we are gaining a huge support from everyone. And what you're saying, Mr. Nawaja, is that there has to be a dismantling of the settlements, which means the settlements must go, the Israeli settlements must go before there can be a solution. I go back to you, Mr. Surani. What Mr. Nawaja says, do you agree with him that the settlements must be dismantled? And secondly, what kind of tensions are we seeing between the Jewish Arabs in Jerusalem and the Jewish Israelis? What kind of the Israeli Arabs in Jerusalem and the Jewish Israelis within Jerusalem? Israel, by bringing religion to this deep conflict, just adding more fuel to it. They want the Jewish state. They want Jerusalem to be Jewish. They want to dominate Jerusalem. We, the Palestinians, don't exist for them by any meaning, by any level. And good Palestinians is dead Palestinians. They don't want to see us there. And all what they are doing as a policy, it's policy of
ethnic cleansing, Judaization, and taking over the land, the resources, and the word self-determination for Palestinian state doesn't exist in their dictionary. That's why with dealing with the Palestinians, they just kill, destroy, evacuate, and pushing people for massive transfer. Have there been new tensions within Jerusalem between the Arabs and the Jewish living there? Not Arabs. I mean, you are talking about Palestinians. We are the aboriginal people of the land. And this is not happening in Jerusalem. This is happening in Jaffa, in Haifa, in Lod, Ramla, al-Fahim. Even those who have been living all the time in Israel, they are not considered as a citizen. We don't exist for them. This is the problem. And that's why we want to say in a clear, simple voice, end the occupation. थैंक यू मिस्टर सुरानी, थैंक यू मिस्टर नवाजा। नाजरीन, दोनों जो हमारे फलस्तीनी इंसानी हकूक के कारकुन हैं, उन्होंने कहा है कि जो जूइश सेटलमेंट्स हैं फलस्तीन के अंदर वो गैर कानूनी हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी अदालतों से बिल्कुल जो है नाला हैं, मायूस हैं और अब वो आलमी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया से फलस्तीनियों की जो बात है वो हम तक पहुंचे और वो कहते हैं कि हमें उनकी सपोर्ट करने की जरूरत है। इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम पाकिस्तान के अंदर जो फलस्तीन की एम्बेसी है उससे राब्ता करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे पाकिस्तानी जो हैं वो फलस्तीनियों की मदद कर सकते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ है नादिर अल तुर्क साहब जो डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन है फलस्तीनी सफारत खाने में पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर अल तुर्क साहब फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। My first question to you really is that Pakistan has passed a resolution in the National Assembly condemning the atrocities of the Israelis and also is going to have hold Friday as a black day. So there will be protests in Pakistan. What more can Pakistan do to help the Palestinians to stop the violence because they really do not have any relations with Israel? First, thank you a lot for giving me the opportunity to speak for my brothers and sisters Pakistani people throughout your channel, honorable channel. And we appreciate actually what the Pakistani leadership and the Minister of Foreign Affairs, Pakistani leaders, Pakistani political groups for their support and strong speech about Palestine and about the Israelis criminal action in Gaza, which is continuous since about 10 days right now. Pakistan giving a lot, support a lot, doing a lot in the United Nations. But a new resolution is not going to be help actually. It's going to be good, but we have about 700 resolutions from National Assembly of from General Assembly of United Nations. We get about 86 resolutions from Security Council of United Nations. But the Israelis not allowed this resolution to be activated on the ground. So what we need more and more pressure over the Israelis to accept the international law to be a bear in our Palestinian land territories and to accept human rights to be a bear for our Palestinian people. Accept the resolutions which was taking for a long time, accept to deal with us as a human in a humanity ways, and they are actually dealing as new Nazi. They are speaking always that we are suffering from Nazi during the Second War, but actually they are the new Nazi because Zionism actually it is the enemy of humanity, enemy of civilization, enemy of. Sure, Mr. Al-Turk, we have already spoken to human rights groups in Palestine at the moment in Gaza. We would like to know exactly how Pakistan can help specifically and how can the OIC help specifically because you say whatever resolutions are passed, they are not really implemented. Okay, it needs to be, as I told you, it needs to be more lobbying,
need to have a campaign against the Israelis' action by making strong unity with all the Arabs and Muslim Ummah countries, with all the countries who are believes of human rights and believes in international law, to make Israel under Bashar, stop the blindly support by the American for the Israelis, which actually Israel was using against us American weapons only. Okay, F-16, even after and for destroying the towers in Gaza, they are using GBU-31 bombs, which is American. It was used once before by the Americans in Iraq, and right now it is used by the Israelis in Gaza again. So we need what more you're saying is Bashar very over important. the What you're Israelis. saying is Pakistan can use its good relations with the Americans to pressurize them into stop Yes. using some of the With- weapons, American weapons that is being used by the Israeli army against the Palestinians. You know, when you are any government taking any weapons from any country, it is taking that according to agreement. This agreement usually not allowed this country to use it to attack civilians. What Israel is right now doing in Gaza it's very interesting, very important, the point that you make. I would also like to ask you specifically that Pakistan People's Party, Raja Pervez Ashraf, who's a leader of the Pakistan People's Party, said that we should take up Turkey's proposal and form a kind of Palestinian force. Do you think that this is a pipe dream? It's not real right now, and what needs to really stop is the violence? This option need time. I think this still some Muslim Ummah not ready for fighting Israel until now. This is maybe a plan for coming years, but not right now. Right now, immediately, things what are needed actually is more support, more lobbying for fighting. It is an option, but I think it will not be a bear on the ground very soon. Okay, well, it's very clear what you're saying. What you're saying is that Pakistan should use its influence with the United States, pressurize the United States not to allow the Israeli military to use the United States weapons or the fighter jets, as you are saying, to bomb Palestinian territory. It's a very important point that you make. Another question to you, sir, is that at the heart of the conflict is Sheikh Jarrah, and there was a court ruling which allowed the eviction of 4 Palestinian families from Sheikh Jarrah, which was then taken up by the Supreme Court. They went into appeal at the Supreme Court. The verdict was to be given on May 10th. It was actually not the verdict, but the case was going to be heard on May 10th. And then all of this happened and the hearing also was postponed. What is your hope from the courts that are currently working in your territory? What you can hope from Israeli High Court, it is going to follow the policy of the Israelis, the goals of the Israelis. The Israelis leadership goals actually is they need Palestine, a land without people. They like to transfer as much as people they can from Beit al-Muqaddas, from West Bank, to replace all of them by Zionism settlers. This is what they are going to do. So what the Israelis institutes, what Israelis courts going to do? They will support their own leaders because they are following their own agenda. Right. And what about Hamas? If there is a political settlement, let's say after the ceasefire, and the first and foremost thing is a ceasefire. If there is a political settlement, how are you going to involve and engage Hamas? Because that is a separate entity, and there have been accusations between them and the Israeli military of also targeting territories that Israel claims. Hamas, it's like Fatah, like Jihad Islami, like Jabha Sha'biya, like all the political movement, Palestinian political groups. It is part of our society, part of our culture, part of our political groups. And actually, we was planning to our leadership, our president was decide to get election in 21st of this month.
was going to be a bear in all the Palestinian territories, West Bank and Gaza Strip, including Jerusalem. But actually, Israelis refused to allow Palestinian people who live in East Jerusalem to join that election. According to that, one main important part of our Palestinian state is not allowed to join that election, so we delay the election, and we are waiting until the Israelis allow them, because you know it's all our territories under their occupation, that allowed our people in Jerusalem to be joining that election. Then this election going to be going in, and Hamas going to be part of this election. It can be part of the government, part of our parliament, part of our leadership. Right. So you want Hamas to join through a political settlement of some sorts? I mean, that there should be elections and they should be given their due rights, This is their due democracy. representation. Fair enough. Right. Another question to you. What is your hope for ceasefire? Because President Joe Biden spoke to Netanyahu just a short while ago, also spoke to President Mahmoud Abbas. The Americans say that peace is on the cards, that it'll happen very soon. What is your hope? What are the kind of discussions that are going on between the Americans and the Palestinian president? We hope so that ceasefire going to be a bear very soon, because people there are suffering too much. At least we have right now more than 200 shaheed, about 1,500 injured people, thousands of houses and apartments was destroyed by the Israeli missiles. So the life there has become like a nightmare. We hope so that ceasefire is going to be shown very soon. But on the other hand, there is something happened from Mr. Biden which is not acceptable for us, that he said that self-defense is only for states. And Palestine, until now, it is not a state, according to all of it under Israeli occupation. So according to that, the Palestinians don't have the right to defend themselves. Actually, Mr. Biden, we like to remind you, when the international law was a bear, it was a bear and established to save humanity, save the people, not saving only the states. Thank you so much, Mr. Nadir Al-Turk, for joining us. तो नाज़रीन, ये थे नादिर अल-तुर्क जो फलस्तीन एम्बेसी को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को अमेरिका के ऊपर दबाव डालना चाहिए, इसलिए चूंकि इस वक्त जो फलस्तीनियों के खिलाफ हथियारे और असला इस्तेमाल किया जा रहा है वो अमेरिका ने ही इजराइल को दिया है। तो अगर मुजम्मत से आगे बात करनी है तो फिर अमेरिका से बराह रास्त बात करनी होगी इस हवाले से। मुनीज़े जहांगीर को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम का हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।